ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ना उस समय बंदे को पता लगता है। यही सुनना था कि अगर सेवा भाव है तो फिर सरपंची की मोहर क्यों? राजनीति इस तरीके की करनी कि लोगों को पता लगे कि राजनीति के विच सारा माल बकाऊ नहीं होगा। नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल। हर खबर आप तक साथियों मैं आज आपको लेकर के आया हूँ जिला मोहाली, ब्लॉक राजपुरा, और आज हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रिंकू सलेमपर जी। आपको बताना चाहूँगा काफ़ी टाइम से जनता के बीच में है, एक सेवा लगा लीजिए या एक सोशल वर्क लगा लीजिए, काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति के भी बहुत माहिर हैं। आइए तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे, क्या कारण है राजनीति में आने का। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपके माध्यम से लोगों को भी जुड़ने का मौका मिला जी। सर मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि राजनीति की अगर बात करें, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पर जे प्रेरणा की गल करिए, सब तो पहला तो मेरा जो परिवार है या मेरा जन्म है वो मेरे पिता जी बीजेपी के विच मेरे जन्म तो पहला से जुड़े हुए हैं जी। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਗਾਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ जी। अच्छा अगर मैं कुछ कड़वी बात कहूँ, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी क्या है, और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि वादे और दावे तो सभी कैंडिडेट करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल नज़र नहीं आते। और आज लोगों का आरोप रहता है कैंडिडेट के ऊपर कि शायद जितने भी कैंडिडेट हैं, नज़रिया ही शायद ऐसा हो चुका है कि शायद जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सब गाँव का पैसा खाने के लिए। ऐसा कुछ लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ जी। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप सेवा भाव से राजनीति में आ रहे हैं या क्या पर्पज़ है? ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ से ही है जी। अगर सर सेवा भाव है, यही सवाल था, यही सुनना था कि अगर सेवा भाव है तो फिर सरपंची की मोहर क्यों? नहीं, मैं सरपंची की कोई मोहर नहीं। देखो समय है, हर एक मैं नहीं बनूंगा, कोई बनेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा सरपंच बने, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मैं ही बनूँ, जो भी बंदा सरपंच बने सबसे पहले तो अपने गांव के लिए सोचे, ठीक है जी, उसने क्या करना है, उसका कोई विज़न हो। ऐसे नहीं ना कि आप किसी को भी उठाए उसको सरपंच बना दें। कोई जिसकी 4 बंदों में बात हो, कोई बंदा किसी मंत्री के साथ, किसी लीडर के साथ, किसी पुलिस वाले के साथ बैठ के बात भी कर सके। समस्या तो रोज़ाना कोई ना कोई आती है ना गांव में, किसी बेटी के साथ समस्या होगी, किसी बेटे के साथ समस्या होगी, देखो उसको सुलझाना भी तो है ना। अगर पढ़ा लिखा सरपंच होगा, समझदार, 4 बंदों में बात करने वाला, तो उस मसले को सही तरीके से सुलझा लेगा। अगर वही किसी, देखो अच्छा नहीं लगता मैं बोलूँ कि अनपढ़, देखो हमारे बुजुर्ग भी सब पहले रहे हैं सरपंच, हमसे भी अच्छे सियाणे हैं, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी रह जाती है कि अगर बंदे को बात करने का तरीका ना हो, या कई बार बात सुलझती हो और उसको उलझा देते हैं बात पुट्ठी सीधी करके। ऐसे बंदे को बनाने की बजाय उस बंदे को बनाओ जो बंदे को लगे कि ये बंदा वाकई हमारे 5 साल हमारे जो गांव है उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है जी। और अगर जनता अब की बार चुन लेती है आपको
तो क्या कहेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेगी, किन किन समस्याओं से आप गांव को बाहर निकालोगे? क्या लगता है किन किन समस्याओं में गांव आज भी फंसा पड़ा है? सबसे बड़ी समस्या तो जी ये अकेले मेरे गांव की नहीं, ये पूरे पंजाब की है जी। पंजाब की भी नहीं, पूरे देश की है। पूरे देश के नौजवान आज नशे की पकड़ में आ चुके हैं। मेरे गांव में भी तकरीबन 40 से 50 नौजवान ऐसे हैं जो जिनको देख के तरस आता है। जब उनकी माँ बाप आके रोते हैं ना कि भाई साहब मेरा बच्चा चिट्टे के नशे में फंस गया, तो खुद को ये सोच के तकलीफ होती है कि आज उनका बच्चा कल मेरा बच्चा भी लग सकता है। यही नहीं कि सरपंची के लिए या किसी ओहदे के लिए हम ये काम करें, ये तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि इसके तरफ ध्यान दें। हाँ, अगर पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सरपंची का कोई दावेदार, पर फिर भी अगर आप जैसे बोल रहे हो कि अगर मैं सरपंच बनता हूँ, सबसे पहले मैं नशे की जड़ उखाड़ूंगा। और जिसके लिए आज से 1 महीना पहला 15 दिन पहला हमने यहाँ पे 600-700 गाँव के निवासियों का इकट्ठा रखा था। और सब लोगों को पता है कि सबसे निडर होकर वहाँ पे मैं खड़ा था। मेरी अगुवाई में वो इकट्ठा रखा था। मेरे गांव के नौजवान मेरे साथ खड़े थे। मेरे गांव की जो लेडीज़ हैं, मेरी बहनें हैं बड़ी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वो बोल रही थी कि रिंकू भाई हम तेरे साथ खड़ी हैं अगर तू इसको ख़त्म करता है। और मेरे को जहाँ तक उसका रिजल्ट 15-20 दिन में मिला है कि देखो, ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो, पर जो मेरे गाँव में नशा बिक रहा था उसमें कहीं ना कहीं जाके 70 से 80% तक कमी हुई है। लुक छिप के अब कोई कर रहा है, पर अब वैसे नहीं रहा कि जैसे गली में किसी की लड़की खड़ी है उसको जाकर नशे वाले ने छेड़ दिया। ठीक है, कोई लेडीज़ जा रही है उसको छेड़ दिया, कि लड़का जा रहा है। अक्सर है क्या रिंकू जी, मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि आज दुनिया में, देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, अभी नारी उत्पीड़ना के ज़्यादा मामले सामने आते हैं। और फील्ड चाहे कोई भी है और क्राइम चाहे कोई भी है, हर एक क्राइम में मेरा मानना तो यही है कि 99% नशे का अहम रोल है। और अगर जनता आपको चुनती है, क्या रहेगा, लगता है आपको कि समझाने से नशे वाले लोग जो हैं वो समझ पाएंगे? तो इसको उखाड़ के कैसे फेंकोगे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। नशे को उखाड़ने के लिए देखो, जो तो बंदा नशा कर रहा है वो तो एक तरह के नशे का आदी हो चुका है। वो तो एक उसको कह सकते हैं कि मानसिक रोगी हो चुका है। उसको उस तरीके से समझाओ। ये नहीं है कि कोई नशा कर रहा है उसको पीटने लग जाओ। उसको बोलो, मैंने उस दिन भी जब हम यहाँ पे जनसभा की, मैंने उस दिन भी मैंने ये बात बोली कि अगर कोई लड़का या कोई बेटी गलत रास्ते पे नशे वाले से चढ़ेगी और वो छोड़ना चाहती है, तो मैं और मेरे गाँव वासी उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे और उसका जो खर्चा आएगा हम करेंगे। यानी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो आप? तो लगता है आपको ट्रीटमेंट से नशा छूटेगा? मेरे को तो जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है कि नशा मन से छूटता है। नहीं, देखो, मन के साथ ट्रीटमेंट भी जरूरी है। जो शरीर में नशे के साथ कमियाँ आ जाती ना, वो भी दूर करनी पड़ेगी। देखो, ऐसे तो है नहीं कि एक लत छोड़ देंगे उसको नुकसान तो करेगा ना। फिर वो मेरे गांव के 2-3 लड़कों ने छोड़ा है। मैं उनको मैंने उस दिन जनसभा में उन लोगों को खड़ा करके शाबाशी दी कि आपने नशा छोड़ा, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नशा बेचते हैं, मेरी उस दिन भी जनसभा में यही हुंकार थी कि या तो नशा बेचना बंद कर दो या गाँव छोड़ दो। सीधी बात है। देखो, अगर कोई बंदा कहे कि नशे बेचने वाला, देखो ये तो बात यही है कि पुलिस। मेरा क्वेश्चन आपसे इसी में है कि क्या लगता नहीं है आपको कि उनका ध्यान हमें कन्वर्ट करना चाहिए किसी और फील्ड में, जैसे हेल्थ फिटनेस में, स्पोर्ट्स में? जी, यही मैं बात बोल रहा था कि उनको जो नशा करते हैं उनको छुड़वा के नशा यहाँ पे जिम वगैरह खुलवाएं। ठीक है जी। स्टेडियम बहुत अच्छा बना है, पिछले सरपंच साहब ने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, उसकी बाउंड्री वगैरह कराई, वहाँ पे जिम का सामान लगा। कुछ जो कमियाँ हैं वहाँ पे जिम का सामान रखवाएंगे उन लड़कों का। तभी जब लड़के सेहत की तरफ जाएंगे ना, तो नशा तो वैसे ही 99% तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 1-2% है जो वो दवाई जो उसका ट्रीटमेंट होगा उसको करवा लेंगे। हाँ, तो बात वही है कि सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। और अब बात करते हैं थोड़ा सा गांव के मुद्दे पे कि विकास की अगर बात करें, अगर जनता आपको चुन लेती है तो क्या रहेगा आपका? सबसे पहले किन किन एजेंडों पे कार्य करेंगे? देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, तब से हर एक सरपंच नालियों गलियों में फंसा पड़ा। ठीक है जी। सबसे बड़ी तो सहूलत चाहिए कि गांव की साफ सफाई, जिससे कि बीमारी नहीं। दूसरी सहूलत चाहिए कि हमारी जो बेटियां हैं ना, वो बाहर रोजगार करने नहीं जा सकती। उनके लिए कोई ऐसा प्रबंध हो, स्किल डेवलपमेंट जैसे सेंटर सरकार ने खोल रखे हैं, ऐसे सेंटर खुलवाए जाए। यहाँ पे बेटियाँ वो काम सीखें, वो अपने घर में काम करें या बाहर जाके फिर थोड़ा उनकी जो
दिमागी संतुलन है वो बढ़ेगा और उनकी ताकत आएगी, उनमें वो आगे बढ़ने की थोड़ी हिम्मत आएगी उनमें। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के जो केंद्र हम खोलेंगे उसके लिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बात भी हमारी चल रही है। सरपंच चाहे कोई भी बने, ये हम कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको करवा के हटेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें गांव की निकासी की, गंदे पानी की निकासी कैसी और पीने के पानी की फैसिलिटी क्या है यहाँ? गंदे पानी की तो बात ऐसे है जी, गंदा पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब बरसात हुई है तो अब भी गांव में पानी बहुत ज़्यादा है, जिसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो लगाएंगे आने वाले दिनों में, अगर परमात्मा बख्शिश करता है तो। और पीने वाले पानी है जो उसका अच्छा ढंग है, जो ये सरपंच साहब है उससे पिछले सरपंच साहब की सरपंची में मेरे फादर साहब भी यहाँ के लिए पंजाब गाँव के लिए टैंकी लेके आए थे, उस समय के एमएलए साहब से कह के। तो यहाँ पे लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे थे उस समय जगह का उसका, तो वो भी हमारे कहने से प्रेम प्यार से सब जो जनानियाँ वहाँ पे गोहा कूड़ा गिरती थी उन्होंने छोड़ दिया था कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो। तो हमने छुड़वा के वहाँ पे टैंकी बनवाई है और बल्कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 3 समय सबको पानी मिल रहा है और विदाउट फिल्टर से अच्छा पानी आ रहा है। आपने पिया बहुत अच्छा। हाँ जो और इसके अलावा और क्या क्या एजेंडे हैं आपके जिन पे आप कार्य करना चाहते हैं गाँव में? सबसे बड़ा एजेंडा तो मैं यही बोलूँगा कि एक तो नशे वाला हो गया जी, नंबर 2 हो गया कि अपने गांव के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको रोज़गार का मुहैया कराया जाए। उसके बाद गांव की साफ़ सफाई, जिससे कि ये हो सके जो कोई बंदा बाहर से आए ना उनको पता लगे कि भाई सरपंच ने कुछ किया है। वो बोलते नहीं है कि पंजाबी में कहावत है कि पिंड दा तो ना गुहारे पथवाड़े तो पता लग जाता है। यानी कि सौंदर्यकरण की अगर बात करें तो सौंदर्यकरण गाँव का। हाँ बिल्कुल। तो और जिदा कम्युनिटी सेंटर साडा वधिया बनया हुआ, बाउंड्री हुई है, पर ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਸਕਣ, ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਆ। सर पंचायती इनकम कितनी है अपने गाँव में? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਾਲ ਦੀ। यानी कि मिनिमम आपकी 1 CR से ऊपर आपकी गाँव की जी 5 साल में है। तो लगता है आपको कि जो आपने अभी कहा है कि पूरे गांव में हम सौंदर्यकरण कराएंगे और आसपास जितना भी पार्क प्लान है आपका वो कामयाब हो पाएगा? देखो ये गल भी जरूरी है कि काम लिए पैसा जरूरी है, लोगों को समझ आना जरूरी है ना कि पंचायती इनकम के अकॉर्डिंग जो हमने गांव के लिए सपने संजोए हुए हैं उनको पूरा कैसे करेंगे। ये भी जरूरी है कि काम करने लिए पैसा जरूरी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਸੋਰਸਸ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਊਆ ਵੀ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। साफ तौर पे समझ भी आता है कि जो लोग आपको एक नशा चंद वोटों के लिए नशे की आग में झोंक रही है, तो आप वहीं से समझाइए कि वो इंसान आपका कभी भला नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो भी आप कह ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਵੰਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾਰੂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਤੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ मैरिज होगी जी जी। और अंत में हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को रक्षाबंधन का क्या मैसेज देंगे आप? ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। वोट की अपील क्या करेंगे गाँव? ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ रिंकू सलेमपर जी, जो कि जिला मोहाली से और गांव सलेमपर से हमारे साथ जुड़े थे। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।